Assalamu alaikum. I hope you all are well. So, continuing with the series of CS 604 practical, that is lab. आज हमने जो है वो हमने क्या करना है, लैब नंबर 7 कंटिन्यू करनी है. अच्छा, अब लैब नंबर 7 में क्या है, बेसिकली प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, ठीक है. और ये है, इसकी नेचर क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की. अब अपनी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना है कि जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है वो किस चीज़ के साथ डील करता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के साथ. सही. अच्छा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है क्या. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इस मैकेनिज़्म को, इस वे को कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस आपस में सिंक्रोनाइज्ड हों. मींस वो आपस में इंटर रिलेटेड हों, ताकि एक ही प्रोडक्ट, एक ही आउटपुट दूसरे को पता चल सक रही हो कि हाँ इसने इतना प्रोड्यूस कर दिया है. और इसी तरह अगर कोई एक प्रोसेस यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसका भी पूरा अपडेटेड डेटा जो है वो दूसरे प्रोसेस के पास होना चाहिए. यानी कि उनकी कम्युनिकेशन आपस में बेटर होनी चाहिए. इसको हम कहते हैं कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो सिंक्रोनाइज्ड हैं. सही है. अच्छा, अब यहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है. अब नाम जो है, इसमें आपको एक प्रोड्यूसर नज़र आ रहा है, एक कंज्यूमर है. देखें, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें सारा. ये जो मतलब हर लैब के स्टार्ट में आपको कुछ कुछ पोर्शन जो थ्योरी का नज़र आ रहा है, इसमें से ये MCQs आपके 15 to 20 इजीली आ जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, प्रोड्यूसर जो है वो कोई आइटम प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर जो है वो उसको यूज़ करेगा. अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर में, कि कंज्यूमर जो है, जो यूज़ करने वाला प्रोसेस है, वो कुछ इस तरह का आइटम यूज़ करने की कोशिश करता है जो प्रोड्यूसर ने अभी तक प्रोड्यूस ही नहीं किया. ठीक है. तो इसको हम कहते हैं कि भाई हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो वेल सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, और हमने इसका जो है वो कोई सोल्यूशन कास्ट आउट करना है. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि इन अ प्रोग्राम द यूज़र विल टेक साइज ऑफ बफर फ्रॉम यूज़र एंड देन प्रोड्यूसर प्रोसेस विल प्रोड्यूस आइटम्स इन बफर. अब क्या होगा कि जो यूज़र है वो लेगा साइज़ बफर का. ठीक है. मतलब जो प्रोग्राम है वो लेगा साइज़ बफर का यूज़र से, कि कितने आइटम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं. फिर जो प्रोड्यूसर है वो उन आइटम्स को बफर में जो है वो मतलब प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा. और फिर जैसे जैसे वो प्रोड्यूस करता जाएगा, जो आपका कंज्यूमर है वो उसको यूज़ करता जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा. अच्छा, अब जो हमने आउटपुट लाइक जो प्रोग्राम आपने कोड करना है उसकी आउटपुट कुछ इस तरह से होनी चाहिए. यहाँ तक तो इन्होंने कंपाइल किया हुआ है ना, ./lab7 तक. सबसे पहले हमने यूज़र को कहना है कि साइज़ ऑफ बफर इंटर करो. ठीक है. फिर उसके बाद चॉइसेस हमने 3 देनी है. इंटर P टू प्रोड्यूस एन आइटम, इंटर C टू कंज्यूम एन आइटम, एंड इंटर Q टू क्विट. यानी कि प्रोग्राम जो है वो एग्जिट करने के लिए. फिर अगर फॉर एग्जांपल कंज्यूमर आपके पास P सेलेक्ट कर रहा है तो आगे क्या उसके पास चॉइसेस आएंगी. C कर रहा है तो क्या, और अगर वो Q इंटर करे तो प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो जाए, सारा क्विट कर जाए. ठीक है. अच्छा, अब हम इसके कोड की तरफ चलते हैं. यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपके पास है हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h. ठीक है, ये हेडर फाइल आ गई आपके पास. अब आ जाए मेन में. अच्छा, अब इस तरह याद रखना है कि लाइक आपका जो पेपर है ना, इसकी सब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल वो कह देगा कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में कितने वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर आप करेंगे और उनको इनिशलाइज़ कैसे करेंगे. उसका अगर इस तरह आता है तो उसका आंसर इतना सा होगा जो मैंने अभी आपको सेलेक्ट करके दिखाया है. इसी तरह वो कह सकता है कि प्रोड्यूसर का कोड इसमें से लिखें, या फिर वो कह सकता है कि कंज्यूमर का लिखें. और बहुत कम चांसेस हैं ऐसे कि वो पूरा ही कह दे कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का जो इशू है उसका पूरा कोड लिखें. तो दरमियान में से कोड ब्लॉक्स ज़्यादा आते हैं. फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. देखें, सबसे पहले इंट बफर साइज़. बफर साइज़ क्या है कि कितने मैक्सिमम आइटम्स जो है वो प्रोड्यूस और कंज्यूम हो सकते हैं हमारे इस कोड ब्लॉक में. उसके बाद इन और आउट क्या है कि जो प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो इन में इन जाएंगे. ठीक है. और आउट जो है वो जो हमने कंज्यूम करने हैं. प्रोड्यूस और कंज्यूम इन दोनों को आपने इनिशलाइज साथ के साथ कर दिया 0 के साथ. काउंटर जो है वो एक तरह से काउंट करेगा नंबर ऑफ़ आइटम्स जो प्रोड्यूस हो चुके होंगे या फिर कंज्यूम हो चुके होंगे. ठीक है. इसको भी आपने 0 से इनिशलाइज़ कर दिया. और ये जो इन एंड आउट ऊपर जो 2 वेरिएबल लिखे थे ना, इनको भी यहाँ पे आपने 0 से इनिशलाइज़ कर दिया. इनको हम ऊपर वाली लाइन में भी कर सकते थे, एक ही बात है. अब यहाँ पे देखें प्रिंट एफ. अब क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्योंकि हम ये C लैंग्वेज डील कर रहे हैं ना, C++ में तो हम C आउट से C इन कर रहे होते हैं. लेकिन अगर हमने यहाँ पे यूज़र से कंसोल पे इनपुट लेनी है तो हमने प्रिंट एफ फंक्शन ही यूज़ करना होता है. फिर इधर डबल कोटेशंस में आ जाएं. अगर आपको ऊपर वाला स्क्रीनशॉट याद हो जो मैंने अभी आपको आउटपुट का दिखाया है, तो सबसे पहले आपने यूज़र को कहना है कि भाई तुम इंटर करो क्या, साइज़ ऑफ बफर. ठीक है. तो मैंने कह दिया कि प्रिंट एफ प्लीज़ इंटर द साइज़ ऑफ बफर. अच्छा, अब यहाँ पे जब भी हम कुछ इनपुट लेना चाह रहे होते हैं यूज़र से, तो स्कैन एफ फंक्शन यूज़ होता है. यह अपने अंदर 2 पैरामीटर्स लेता है.
एक पैरामीटर क्या होता है कि उसी की फ़ाइल टाइप का, लाइक अगर आपके पास साइज़ ऑफ बफर है ना तो वो इंटीजर होगा, तो इंटीजर के लिए मैंने आपको बताया था कि मोड डी यानी कि डेसिमल, डी स्टैंड्स फॉर डेसिमल है, तो ये यूज़ होगा। एंड जो है वो रेफरेंस लेगा किससे, बफर साइज से, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया कि बफर को अगेन डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये जो एरे है ये बफर साइज़ के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें 4 कैरेक्टर चॉइस, अब कैरेक्टर डेटा टाइप हमने यूज़ करनी है पी क्यू या सी, और चॉइस जो है वो हमने वेरिएबल का नाम रखा हुआ है। अब यहाँ पे भी अगेन यूज़र के पास 3 चॉइसेस हैं कि या तो इंटर पी करो अगर प्रोड्यूस करना है आइटम बफर में, या फिर सी इंटर करो अगर कंज्यूम करना है आइटम बफर से, या फिर अगर ये दोनों नहीं करने बल्कि आपने एग्ज़िट करना है तो लाइक इंटर क्यू टू क्विट। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने डू वाइल लूप की तरफ। अब डू में देखें वाइल आखिर में बहुत छोटा है, और यहाँ पर मैं आपको वाइल दिखाती हूँ। देखें वो जो पूरा डू लूप एग्जीक्यूट होगा ना, उसमें यहाँ पे वाइल आखिर में होगा कि चॉइस नॉट इक्वल्स टू क्यू, कि पूरा डू लूप तब तक रन करता रहेगा, तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, तब तक चलता रहेगा, कब तक, जब तक चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू क्यू, कि जो चॉइस है वो आपकी क्यू ना हो। क्यों? क्योंकि क्यू तो ये है कि क्विट हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो इसलिए हमने या तो प्रोड्यूस करना है या कंज्यूम करना है, तो जब तक हमने क्यू नहीं इंटर किया, हम अपना प्रोग्राम क्विट नहीं करना चाह रहे, तब तक तो आपका डू लूप चल एग्जीक्यूट होता रहेगा, अदरवाइज़ ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब डू लूप में देखें हमने सबसे पहले जो है वो स्कैन एफ फंक्शन यूज़ किया, और हमने अगेन ये देखें मोड सी क्यों है, क्यों? क्योंकि हम इस वक्त चॉइस वेरिएबल को डील कर रहे हैं, और चॉइस में कैरेक्टर क्या होते हैं, लाइक ये बी सी, तो हमने इसको पुट करना था ना, तो यहाँ पे मोड सी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब स्विच जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। स्विच अब फ़िलहाल हम चॉइस वेरिएबल पे लगा रहे हैं, तो ये आ गया। पहला आपके पास केस है केस पी। अच्छा, जो केस पी है वो प्रोड्यूसर का कोड है ना, इसमें देखेंगे वो सबसे पहले कह रहा है कि अगर काउंटर जो है वो बफर साइज़ के बराबर है, कि अगर फॉर एग्जांपल जितना हमने बफर साइज़, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 100 आइटम्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो अगर काउंटर में है ही 100 आइटम्स पहले से पड़े हुए, तो आपने प्रिंट करवाना है कि भाई बफर फुल है, आप और ऐड नहीं कर सकते और प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एल्स अगर ऐसा नहीं है यानी कि बफर फुल नहीं है, तो फिर प्रिंट हमने क्या करना है कि इंटर द वैल्यू। फिर यहाँ पे देखें अगेन इनपुट हमने मांगी है ना, तो दोबारा स्कैन एफ फंक्शन लगा दें, और हम यहाँ पे प्रोड्यूसर वेरिएबल के साथ डील कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हम % के ज़रिए इसका रेफरेंस ले लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के कोड इनको अच्छे तरीके से कर लें। सो अब यहाँ पे देखें प्रोड्यूसर लाइक जो भी वैल्यू प्रोड्यूस होगी ना, वो इस बफर में जो है वो ऐड हो जाएगी जाके, ठीक है। फिर ये जो बफर है इसमें इन +1 यानी कि जो भी बफर का उस वक्त एक्चुअल साइज़ होगा ना, उसमें +1 हो जाएगा, और फिर मोड बफर साइज़ इसको मतलब एरे लिमिट्स में रखने के लिए। अब क्योंकि प्रोड्यूसर था उसने कुछ प्रोड्यूस ही किया है ना, तो काउंटर में हमने ++ कर देना है कि हमारे पास एक आइटम इंक्रीज़ हो गया। अगर यहाँ तक आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है तो आपने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करनी है, और वो जो ऊपर स्विच चलाया था उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। हर स्विच स्टेटमेंट का कोई ना कोई ब्रेक होता है। अच्छा, अब कंज्यूमर में आ जाएं। कंज्यूमर कब के कोड एग्जीक्यूट होगा, जब आपने सी इंटर किया होगा, लाइक यूज़र ने जब सी इंटर किया होगा, राइट। इसमें क्या होगा कि अगर तो काउंटर है 0 यानी कि बफर में कोई आइटम पड़ा ही नहीं हुआ, तो उसको यूज़ कोई कैसे करेगा, तो आपने प्रिंट करवा देना है कि बफर इज़ एम्प्टी, आप इसको नहीं कंज्यूम कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते। एल्स अगर ऐसा नहीं है यानी कि बफर एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें पड़ा हुआ है यूज़ होने के लिए, तो आपने क्या करना है कि बफर आउट, लाइक जो बफर में से जो भी वैल्यू आउट होगी उसको कंज्यूम वेरिएबल में डाल देना है। फिर आपने प्रिंट करवाना है कि कंज्यूम्ड वैल्यू जो है वो ये है। अब देखें इतना सा डबल कोटेशन में है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही आएगा, और कंज्यूम जो है वो आगे वेरिएबल है, यानी कि जो भी कंज्यूम में ये जो है ना कंज्यूम, इसमें जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन के ज़रिए से कंसोल पे अपने टर्मिनल पे शो करवा देंगे। और अगेन क्योंकि ये मतलब आउट में इंक्रीज़ कर देंगे, प्रोड्यूसर कोड में हम क्या करते हैं कि इनमें 1 ऐड कर देते हैं, और कंज्यूमर में आउट में, क्योंकि वहाँ एक ज़्यादा हो होता है, और काउंटर को आपने माइनस कर देना है। क्यों कर देना है? क्यों? क्योंकि एक आइटम कंज्यूम हो चुका है, या एक या एक से ज़्यादा आइटम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम कंज्यूम होते जाएंगे, तो काउंटर जो है वो लाइक एक एक डिक्रीमेंट होता जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि हर स्विच का ब्रेक है, तो ये भी केस जब एग्जीक्यूट हुआ तो इसकी आखिर में ब्रेक स्टेटमेंट आ गई, यहाँ पे स्विच आपका एंड हो गया, और ये वाइल जो इट्स नॉट इक्वल टू क्यू, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लैब नंबर 7. I hope you like the video, and if you are new to the channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon. Thank you.